नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत एक युवाओं का देश है और इस युवा शक्ति के जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने के लिए स्किल्स की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक स्किल इम्पार्टेशन की बात है, यानी कौशल विकास की बात है, वहाँ विश्वविद्यालय हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो कैसे जो विश्वविद्यालय हैं वो इस रोल को अदा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दिया है उसको चरितार्थ करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में और हमारे साथ हैं बहुत ही विशिष्ट अतिथि माननीय उप कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सर, अभी विश्वविद्यालय का चार्ज लिए हुए आपको अधिक समय नहीं हुआ है, तो इस यूनिवर्सिटी को, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में क्या आपका विजन है? देखिए, सर्वप्रथम जब भी कोई विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जाता है तो उसके दो उद्देश्य जरूर रहते हैं कि यहाँ का जो आसपास के लोग हैं उसका भी उनको बेनिफिट हो, और दूसरा ये है कि वो उसके जो विश्वविद्यालय का मतलब जो है पूरे विश्व पर उसको जाना जाए। ठीक है, तो दोनों विषयों पर मैं काम करना चाहूँगा कि कैसे हम इस विश्वविद्यालय को यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए कैसे हम इसे महत्वपूर्ण बना सकते हैं और इसको एक ऐसा विश्वविद्यालय बना सकते हैं जो पूरे विश्व में जाना जाए अपनी उपलब्धियों के कारण। जी डॉक्टर साहब, एक जो क्वेश्चन अक्सर जो शिक्षाविद पूछते हैं वो ये है कि शिक्षण के साथ साथ अनुसंधान यानी रिसर्च का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एक यूनिवर्सिटी के मैंडेट में वो चीज़ें आती हैं। मुझे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत की, हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की अग्रणी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी का शुमार है, जहाँ तक पेटेंट्स की बात आती है, जहाँ तक अनुसंधान को कमर्शलाइज करने की बात आती है। तो जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी? सही कहा कि देखिए, विश्वविद्यालय का जो एक बहुत बड़ा रोल है वो शोध में है। किस तरह जो है हम नई जो है ज्ञान को पैदा कर सकते हैं और उसको किस तरह हम अपने उसका उपयोग जो है आम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए तभी पॉसिबल होगा कि जब हम अपने यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको लिए इसके लिए बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए उनको जो उनको चाहिए वो उपलब्ध कराया जाए, और उसके लिए एक जिसे कहते हैं इकोसिस्टम है उसको तैयार किया जाए। और ये क्योंकि जब हम इकोसिस्टम की इस तरह की बात करते हैं, यही नहीं होना चाहिए कि जो शिक्षक है वो एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करने तक सीमित रहकर अपनी प्रमोशन लेने तक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि रिसर्च पेपर हो यदि हमारे ही देश की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उस पर हम रिसर्च करेंगे, उस पर ऊपर रिसर्च पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि उससे हम पेटेंट निकाल पाते हैं, उस पेटेंट से या कोई प्रोडक्ट निकाल पाते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है। इसी दिशा में हमने एक अपना यहाँ पर एक रिसर्च प्रमोशन बोर्ड भी बनाया है जिस पर ये देखेंगे कि कैसे हम अपने जो रिसर्च कर रहे हैं जो शिक्षक हैं उनको कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं और कैसे उनको हम उत्साहित कर सकते हैं। इस काम में मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा, लेकिन जो है मुझे अभी से ही इसके जो है मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट मिलने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोगों में यहाँ पर पोटेंशियल है, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो उसमें वो बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम इस लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं हमारी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी तंत्र में ही ये देखा गया है कि बहुत सारी रिक्तियाँ यानी बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं, नॉन टीचिंग में रहती हैं, और टीचिंग स्टाफ की ये एक बड़ी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम जिसे कहेंगे रहती हैं। तो जिससे यूनिवर्सिटी का जो पूरा जो एक चलने का तरीका है, पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, यानी उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो रिक्तियों को लेकर जो समस्या है उसका निदान कैसे यूनिवर्सिटी कर रही है या करना चाहिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें? रिक्तियों का देखिए, हमें ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। और रिक्तियाँ जो जैसे मैं जहाँ मैं आके देखूँ, जो मैंने आके किया
कि जो रिक्त स्थान थे मैंने सभी जो पोस्ट जो है एडवर्टाइज कर दी, और सभी का अब इस वक्त जो है किसी न किसी रूप में उनका उसके ऊपर कार्य चल रहा है, चाहे वो मैं कहूँ स्क्रीनिंग का है या उनकी उससे आगे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर जो है शुरू हो चुका है। तो उस सेंस में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस मान के इसे आगे बढ़ना चाहिए और रिक्त स्थानों को जल्दी से जल्दी भरना चाहिए, ताकि देखिए ये रिक्त स्थान नंबर जो एक नंबर होता है वो कई बार नंबर ही होता है, क्योंकि एक स्थान यदि मैं भरूंगा भी तो हो सकता है इतनी देर में मैं उतनी ही पोस्टें और क्रिएट करके नए सब्जेक्ट लेके आ जाऊँ, ठीक है, फिर वो रिक्त रह जाएंगे। तो एक मैं कहा कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे करना साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को है मुझे लगता है कि करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है इनके जो लगे हुए शिक्षक हैं उनकी जो है प्रमोशन जो है उनको भी साथ साथ इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। जी, ये हमारे प्रदेश हरियाणा के लिए और ख़ासकर केंद्रीय यूनिवर्सिटी हरियाणा के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी जो राष्ट्रीय शिक्षण नीति जो 2020 में आई थी, उस पर जो पहली वर्कशॉप जो हुई वो हमारी यूनिवर्सिटी में ही हुई। और दूसरी बात ये है कि अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो क्रियान्वयन था वो भी पहले केंद्रीय यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ हरियाणा में ही हुआ। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, छोटी अचीवमेंट ये नहीं है। सर एक दूसरी चीज़ पर आपको मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था और मुझे ये पता चला अभी आते ही आपने मतलब आपको आए हुए अधिक समय नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे नए कोर्सेज आपने यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए हैं और आने वाले टाइम पर भी बहुत सारे नए कोर्सेज शुरू करने का आपकी योजना है। तो ये मुझे लगता है जो हमारी तरह जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके करियर प्रोग्रेशन में बहुत ये मदद करेगा। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि शिक्षण के साथ साथ जो शिक्षण की गुणवत्ता है उस पर भी जो है पूरा ध्यान होना चाहिए, ताकि जो आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जो स्किल सेट जिसे आज के युवा चाहते हैं जो उसे मिले, उस पर भी थोड़ा ध्यान हो। तो जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? देखिए गुणवत्ता जो है उस पर एक तो जो हमने इस बार जो सारी यूनिवर्सिटीज़ का जैसे आपने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने इसमें बहुत सारा काम किया है, और इसमें इस पर जो एक महत्वपूर्ण काम है वो सारे डिपार्टमेंट्स के सिलेबाई को चेंज करना है। उसमें लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क के तहत LOCF के तहत हमने उनके सिलेबाई को चेंज किया है। तो उनका जो आउटकम है वो उस डिफरेंट तरीके से सभी का मालूम रहेगा इस बार जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, एग्जामिनेशन सिस्टम यदि हम अपना सुधार लेते हैं तो उससे जो है अपने आप जो है लर्निंग पे अफेक्ट होता है जी। यदि एग्जामिनेशन हमारा वीक रहेगा, हमारा उसको एग्जामिन करने का तरीका ही ठीक से नहीं रहेगा, तो लगता है कि हमारी लर्निंग भी उतनी बढ़िया नहीं होगी जी। तो इसलिए जो है हमने उसमें LOCF लाकर हमने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को बहुत सुधार किया है, और उससे जो है हमारी जो लर्निंग जो है अपने आप ही जो है एक इन प्रोसेस जो है मुझे लगता है वो इम्प्रूव होगी। और मैं समझता हूँ कि शिक्षक जो है इस काबिल है कि जो हमारे जो इन LOCF के जो शिक्षक ने नहीं बनाया है सिलेबस, तो उसके लिए बहुत मुझे लगता है काम करेंगे और इसका इफेक्ट जो है उसकी लर्निंग पर पड़ेगा। माननीय उपकुलपति महोदय के नेतृत्व में हर डिपार्टमेंट में केंद्रीय यूनिवर्सिटी के एक एनुअल ऑडिट होता है, एकेडमिक ऑडिट होता है, जिसमें पाठ्यक्रम के बदलाव में जो चीज़ें लानी हैं वो उसका डिस्कशन होती है, और जितने भी विद्यार्थी हैं यानी जितने भी जो टीचर्स हैं उनका भी एक तरह से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। सर ये भी एक बहुत ही अच्छी एक पहल है, मुझे लगता है बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ को भी इसको अपनाना चाहिए। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है, मैंने देखा है। बहुत ही डॉक्टर साहब एक जो है अब कुछ हमारे प्रदेश की कुछ दुश्वारियां रही हैं, कुछ विषमताएं रही हैं, और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक स्लोगन दिया था वो आज एक आंदोलन के रूप में बढ़ चुका है। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी भारी संख्या में यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, अनेक देश के अनेक कोनों से यहाँ आते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए यूनिवर्सिटी क्या कदम उठा रही है? देखिए हमारे
यूनिवर्सिटी है, मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की कोशिश रहती है और यहाँ पर हमने वुमेन एम्पावरमेंट सेल भी है। अभी हमें इसी महीने हमने संपन्न किया है कि हमारे पास 4 प्रोग्राम इसी विषय पर हुए और उससे में हमने सभी अपने जो छात्राएं हैं उनको उसके साथ जोड़ा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम अभी करेंगे और कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने अपने पुराने विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए एक स्पेशल सीट जो है हर प्रोग्राम में रखी थी, तो इस बार तो एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं, तो अगले साल तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर लड़कियों को एडमिशन को बढ़ावा देने के लिए हम लड़कियों के लिए स्पेशल सीट की भी कुछ योजना कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि भारत के अनेक प्रांतों से, चाहे वो बंगाल है, केरल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, बहुत ही विविधताओं से भरे हुए यहाँ की स्टूडेंट फैकल्टी है। तो उनकी ऑब्वियसली कहीं लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, कोई सारे लोग तो हिंदी उतनी अच्छी नहीं बोल सकते, तो स्टूडेंट ग्रीवेंसेस भी इस ऐसे इतने मल्टी कल्चरल सेटअप में आ सकती हैं। तो स्टूडेंट ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? देखिए, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे प्रदेशों के बच्चे जो है यहाँ आकर पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय का जो सही अर्थ है वो तो यही है कि यहाँ पर जो सभी देश के, मैं तो कहूँगा सभी प्रदेशों के नहीं, दूसरे देशों के भी लोग आके यहाँ पढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देशों के बच्चे आके पढ़ेंगे तो उससे हमारी जो है ग्रीवेंसेस जो है उससे बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि वो उसका सही मायने है कि विश्वविद्यालय की जो लर्निंग है वो ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम से हो, एक दूसरे से मिलने से जुलने से ये सारी जो है वो होती है, तो उससे लर्निंग जो है बढ़ेगी। ग्रीवेंसेस मैकेनिज़्म तो ऑब्वियसली सेटअप है ही है, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो हॉस्टल का हो, चाहे एकेडमिक्स का हो, उसके लिए अपने अपने पूरा एक मैकेनिज़्म पूरा बना हुआ है। ग्रीवेंसेस सेल भी है, यूजीसी का सेल भी है, वो भी वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि यदि ये हम कहें कि डिफरेंट जगह से इतने सारे लोग आते हैं तो मुझे लगता है उससे जो है ग्रीवेंसेस जो है बच्चों की इन प्रिंसिपल मुझे लगता है कम होनी चाहिए। उससे ऐसे इट्स नॉट ए चैलेंज, इट्स अपॉर्चुनिटी। ओके सर। सर, स्किल इंडिया की बात हो रही है, लोगों को जो है आत्मनिर्भर, यंगस्टर्स को आत्मनिर्भर करने की बात हो रही है ताकि वो इंडिया की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें अपनी एक भूमिका निभाएं। तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी चला रही है और यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक है कि एक और उपलब्धि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा की है वो ये है कि जो वोकेशनल कोर्सेज में जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनमें से 100 उन सब को, यानी 100% बच्चों को जो है कैंपस प्लेसमेंट में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में नौकरी मिल रही है। सर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है एक यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए 50-60 या जितना भी है जो प्लेसमेंट है वो तो सुनने में आती है, 100% प्लेसमेंट बहुत बड़ी बात है। तो और वोकेशनल प्रोग्राम्स जैसा आपका बहुत एक स्ट्रेस रहा है नए प्रोग्राम्स को इशू करने स्टार्ट करने में, तो वोकेशनल प्रोग्राम्स और करने की कोई परियोजना है विश्वविद्यालय की? इसमें ऐसा है कि कुछ प्रोग्राम्स के साथ हम इसमें वोकेशनल के उसके साथ जोड़ेंगे डिफरेंट अपने प्रोग्राम्स जो हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है, ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा वोकेशनल स्टडी से पढ़कर आ रहा है वही जो है इस चीज़ों की तरफ जाए। हर बच्चा जो है दूसरे जो कोर्सेज करके आता है, चाहे एक सिंपल कोर्स हो, उसको भी इस तरह होना चाहिए कि यस उसमें इतनी स्किल है कि कोई वो उस पर नौकरी को रख सकता है, नहीं तो वो खुद अपना काम चला सकता है। इस दिशा में हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएं और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके लिए ऐसा एक यहाँ पर सिस्टम बनाएं, उनके लिए कुछ नए आइडियाज़ को प्रोत्साहन दिया जाए, उनसे आइडिया को मंगाया जाए, फिर उनसे उनको डिस्कस किया जाए, उनको फंड किया जाए। फंड करने के बाद यदि वो मार्केटेबल आइडिया है तो उसका इनोवेशन की तरफ ले जाए, इंक्यूबेशन किया जाए
इंक्यूबेशन करते हुए यदि वो उनको आगे लिंकिंग की तरफ स्टार्टअप की लिंक करना है तो वो भी किया जाए। इस तरह का सिस्टम भी हम चाहेंगे कि यहाँ पर बने, क्योंकि सबसे पहले यदि याद हो कि मैंने यहाँ पर आते ही प्लेसमेंट का शुरू किया जी। और प्लेसमेंट का यही नहीं है कि यहाँ पर आपने कोई कंपनी आएगी और आपको सेलेक्ट करके ले जाएगी। इसके साथ साथ उसमें ट्रेनिंग भी है, और ट्रेनिंग के दौरान ये नहीं है कि आप सीखेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो जब आदमी को कुछ आ जाता है तो उसके कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ से अच्छी प्लेसमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योर जो है निकलेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कुछ सालों में। जी डॉक्टर साहब, एक जो कोई भी शिक्षण संस्थान है, इतना बड़ा संस्थान है, और दक्षिण हरियाणा का तो मैं ये कहूँगा कि सौभाग्य है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का एकमात्र जो है वो यहाँ बना। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको जो अपनी जो लोकल कम्युनिटी है उनसे समावेश करके ही वो आगे बढ़ सकता है। तो जो लोकल हमारा ये एरिया है सदर्न हरियाणा का, तो यहाँ का जो लोकल पॉपुलेस है उसको यूनिवर्सिटी कैसे इंगेज कर रही है ताकि यूनिवर्सिटी का भी विकास हो और जो लोकल एरियाज़ हैं उनका भी विकास हो, एज ए ग्रोथ इंजन काम करे। बिल्कुल सही बात है। मैंने शुरू में ही आपको जैसे बताया कि जब विश्वविद्यालय बनते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि उसे जो अपने जो आसपास है उसका वो विकसित करना है और उसे पूरे विश्व तक के जो कंपटीशन है उसको भी कम्पीट करना है। तो अपना लोकल सिटीजन भी है और ग्लोबल सिटीजन भी, उसे दोनों तैयार करने हैं। तो इस तरह जो है हम यहाँ के आसपास के लोगों को भी हमेशा जो है साथ लेके चलेंगे और उनके साथ ऑब्वियसली यदि मैं कहूँ कि यदि ये यूनिवर्सिटी ग्रो करती है, यहाँ 10,000 5,000 लोग तो हम हैं ही हैं लगभग, और यदि ये ग्रो करती है तो आसपास के गांव के क्षेत्र के लोगों को बहुत इसका फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले विद्यार्थी कहाँ जाता है, बिल्कुल आस पड़ास ही जाता है उसके के लिए। तो वह मुझे लगता है कि अभी से ही मैं देख रहा हूँ कि उनको काफ़ी इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी फ़ायदे होते हैं। और लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनको सब कुछ जो मिलना चाहिए मिल रहा है, उनकी अभी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे मैं बताया कि मैंने कोर्सेज कुछ शुरू किए हैं जी। तो मुझे लगता है कोर्सेज जो शुरू किए मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किए जी। तो बच्चा जो है यदि 4 ईयर यहाँ के बच्चा यदि मैं कहूँ कि आसपास का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता है तो वो मेरे यहाँ अब ले सकता है। अदरवाइज पहले उसे ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जहाँ करना था, ना वो ग्रेजुएशन में वो मेरे पास आ सकता है। तो यहाँ के बच्चे भी यहाँ अपना आना तो कंपटीशन से है, नेशनल कंपटीशन होगा, लेकिन एक बच्चे को सुविधा जो है यहाँ मिल गई है कि वो स्कूल के बाद ही मेरे पास आके कर सकता है। और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पूरे इस दक्षिण हरियाणा को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे तो लगता है कि वी आर एबल टू डेवलप गुड कनेक्टिविटी रोड्स, वी विल बी बहुत आगे निकलेगा ये दक्षिण हरियाणा। जी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो 450 से 500 की संख्या में यहाँ कुछ कुल विद्यार्थी थे और कुछ जो कोर्सेज थे वो एमफिल और एमए के कोर्सेज चल रहे थे। आज ये हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि यहाँ 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग फैकल्टी में पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो पूरी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, टीचिंग जो फैकल्टी है, टीचिंग ब्लॉक्स हैं, वो सारे केंद्रीय वातानुकूलित हैं। हर कक्ष में प्रोजेक्टर्स हैं, जो व्याख्यान चलती हैं या जिस तरह की लेक्चर्स होती हैं वो सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो ये आप वाकई बहुत ही हाईटेक एक तरह का, जैसा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में होता है उस तरह का सर कैंपस है। अब सर एक थोड़ा लाइटर वेन में एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। अब जो यंगस्टर्स हैं
उनकी कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस होती हैं भोजन को लेके, उस तरह की चीज़ों को लेके। तो जो दक्षिण भारतीय जो विद्यार्थी है वो हो सकता है पराठा ना खाए, वो पोहा खाए, और जो उत्तर भारतीय जो विद्यार्थी है वो हो सकता है इडली ना खाए, वो पराठा ही खाना पसंद करें, उस तरह की कोई चीज़। तो जो खान पीन की जो व्यवस्था है खासकर स्टूडेंट्स के लिए, उस पर भी ध्यान देना मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ किया है। तो उस पर थोड़ा बताइए कि कैसे सारी प्रेफरेंसेस को आदमी मॉड्यूलेट करता है यहाँ। सही बात है, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये चैलेंज नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, और मैं कहूँगा कि इसमें बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। लेकिन यदि आप अपने ही घर में जो खाते हैं वही खाते रहते हैं, तो यदि मैं कहूँ कि यदि आपने पराठा खाते हैं तो आपने कभी हो सकता है कभी आपने पोहा ना देखा हो, या आपने कभी दूसरा कोई इडली ना देखी हो, तो वो आपकी कमी रह जाती है जी, वो ज़िंदगी कमी रह जाती है। लोग कहते हैं कि जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं वो आधी ज़िंदगी जीते हैं जी। यहाँ तो उनको सब कुछ ट्रैवल किए बिना ही सब कुछ एक जगह मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर मुझे लगता है कि क्योंकि अभी विश्वविद्यालय जो है हमारे अभी थोड़ा सा खुला है, तो जो भी है बच्चे जो है कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो है इट्स नॉट के पूरे केवल मेस में ही है, दूसरे बाहर भी है, और आजकल तो सब फैसिलिटी अवेलेबल है, बिकॉज दे कैन ऑर्डर इट एंड गेट इट। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी, मैं समझता हूँ कि आदमी को फूड को लेकर आदमी को वो कंप्लेंट नहीं होना चाहिए जी। और क्योंकि पूरे विश्व में यदि आपको भ्रमण करना है तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा जो आप खा सकते हैं। जी जी जी। सर, अंत में जाते जाते अभी आपका कार्यकाल शुरू ही हुआ है, तो आने वाले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, नए कोर्सेज के लिहाज से और जनरल डायरेक्शन यूनिवर्सिटी की क्या रहेगी, इसके बारे में बताएं सर। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं सोचता हूँ कि मुझे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी को है बढ़ाना चाहिए, और ऑब्वियसली हमारा जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसका जो है एक पूरा एक एकेडमिक ब्लॉक बनना चाहिए। इसके अलावा और जो चाहूँगा कि मैं जो नए कोर्सेज शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, ताकि जो है विज़न तो यही है कि सरकार से कहा जाए कि मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर दिया जाए, तो उस सेंस में आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखते हैं कहाँ तक कितना हम कर पाते हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आई है, तो उसके तहत बहुत सारे कोर्सेज जो है मुझे लगता है कि हमें 5 ईयर इंटीग्रेटेड करने पड़ेंगे, और 4 ईयर जो है 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, मैं जल्दी कहूँ कि ये पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है इन 5 साल वाले कोर्स में हमने दिया है। वाह जी। दर्शकों, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानी, जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं यहाँ इन्होंने पहले इंटीग्रेट किए हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम की बात हो वो यहाँ अपडेट है, नई शिक्षण नीति अगर हम उसकी बात करें तो उसके अनुरूप यहाँ कार्य हो रहा है और बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये एक ट्रेंड सेटर है, यानी आने वाली भविष्य की यूनिवर्सिटी कैसी होगी उसकी यदि झलक आप देखना चाहें तो वो आपको केंद्रीय यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में मिलेगी। सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, इसके लिए पूरे दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर।